स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स कभी भी हमारे सामने हाइपरटेंसिव क्राइसिस में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में अगर पेशेंट हमारे सामने आया तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे आप पहले ही लाइक कर दीजिए और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अगर हम हिंदी में क्राइसिस का अगर मतलब ढूंढने के लिए गए तो हमें मिलेगा कि क्राइसिस का अर्थ होता है संकट। मतलब हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो पेशेंट पे संकट आता है उसे कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और ये जो संकट है, ये संकट मतलब क्या रहता है? तो ये संकट ये रहता है कि जो भी टारगेट ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है, इन पे ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बुरा असर हो सकता है। और अगर ऐसा असर होने की नौबत आए या ऐसा असर हो जाए तो हम उसे कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो दोस्तों, अब ये जो पेशेंट जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आता है तो उसका जो बीपी है वो रहता है 180/120, इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है ये जनरली ऐसे पेशेंट्स में दिखता है जिन्हें बहुत पहले से यानी कई सालों से हाइपरटेंशन चलते आ रहा है। उनमें ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस बहुत कॉमनली दिखता है और ऐसे पेशेंट्स में तब हमें बीपी जो है वो 180/120 के ऊपर मिलेगा। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस है, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स है या अगर नॉर्मोटेंसिव पेशेंट्स है, मतलब जिनका पहले बीपी नॉर्मल था, उनमें अगर कोई कारण से बहुत ज़्यादा अगर बीपी बढ़ गया है तो ये बीपी का जो लेवल है, ये लेवल से कम लेवल पे भी हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस के सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है इसे अच्छे से समझने के लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि टारगेट ऑर्गन्स क्या रहते हैं। मतलब हाइपरटेंशन के कारण कौन से ऑर्गन्स का डैमेज हो सकता है। तो ये जो टारगेट ऑर्गन्स है ये अलग अलग सिस्टम में जो है वो ऐसे है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं बीपी बढ़ने की वजह से, कि हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, या तो एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है। अगर हम सीएनएस में देखें तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, आइदर इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है या फिर एक्यूट हिमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, मतलब उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर उसे हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी भी हो सकती है। अगर किडनी के बारे में हम देखें तो पेशेंट को एक्यूट रीनल फेल्यूर हो सकता है। और अगर ऑप्थेल्मिक कंडीशंस हम देखें तो पेशेंट को रेटाइनल हिमरेज, मतलब रेटाना में ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेपिलो एडिमा, मतलब जो हमारा रेटाना है उसमें एडिमा भी, ऑप्टिक डिस्क जो है उसमें एडिमा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये अगर प्रॉब्लम, इसमें से कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम कहेंगे कि पेशेंट को टारगेट ऑर्गन डैमेज हुआ है। अब ये टारगेट ऑर्गन डैमेज का इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है इसे दो इसमें डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और दूसरा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब हम अर्जेंसी कब कहेंगे और इमरजेंसी कब कहेंगे? अगर पेशेंट को टारगेट ऑर्गन डैमेज, मतलब इतनी ये जो टारगेट ऑर्गन है इसमें का अगर कुछ डैमेज हो गया है तो पेशेंट आएगा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। और ये अगर डैमेज है या अगर नहीं है तो पेशेंट आएगा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। तो दोस्तों, अब ये नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि अगर पेशेंट को टारगेट ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी हो गया है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है और उसके हिसाब से ही हमें उसे ट्रीट करना है। और अगर पेशेंट को टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है लेकिन इम्पेंडिंग है, मतलब अगर हमने उसका बीपी कंट्रोल नहीं किया तो टारगेट ऑर्गन डैमेज हो सकता है, तो ऐसा पेशेंट हम बोलेंगे कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में है। तो इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं?
तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम रहते हैं वो रहता है सीवियर हेडेक या फिर डिस्निया। ये मोस्ट कॉमन इसमें सिम्टम्स रहते हैं। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या है कि जो प्रकार का उसे टारगेट ऑर्गन डैमेज हुआ है उस प्रकार से कोई भी सिम्टम्स रह सकते हैं। तो दोस्तों अभी ऐसा पेशेंट हमारे पास आया तो हम उसे कहाँ मैनेज करेंगे। अगर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का पेशेंट हमारे पास आया तो हम ये जो पेशेंट है वार्ड में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का जो पेशेंट है उसे हमें आईसीयू में ही मैनेज करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका जो आ रहा है कि गोल, मतलब ये जो ब्लड प्रेशर है इसे हमें कैसे कम करना है। आइदर हाइपरटेंशन अर्जेंसी रहे या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी रहे, कभी भी हमें पेशेंट का जो बीपी है वो रैपिडली करेक्ट नहीं करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसका रीज़न जो ये है कि जब भी पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत दिनों के लिए हायर साइड में रहता है तो उसके बॉडी में ऑटो रेगुलेशन हो जाता है। मतलब अलग अलग जो सिस्टम्स है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मोस्ट कॉमनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ब्लड जो हमारे ब्रेन में जा रहा है वो उसका जो ऑटो रेगुलेशन है वो उसके प्रकार से एडजस्ट हो जाता है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है बहुत रैपिडली कम कर दिया तो उसके ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कम हो सकता है और पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो दोस्तों हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हमें कभी भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो रैपिडली नीचे नहीं लाना है। तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे नीचे लाते हैं, उसका जो गोल्स क्या है वो हम देखते हैं। अगर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का पेशेंट हमारे पास आया है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमें धीरे धीरे, मतलब 24 to 72 आवर्स में धीरे धीरे उसे नॉर्मल करना है। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ दिनों में उसका बीपी जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल लाए। तो उसमें हमें क्या करना है कि फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 घंटे में हमें पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 25% से नीचे लाना है। एकदम नॉर्मल नहीं करना है, लेकिन इमीडिएटली जो फर्स्ट 2 आवर्स है उसमें उसका जो ब्लड प्रेशर है हमें 25% से नीचे लाना है। फिर आगे 6 घंटे में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमें 160 से 100 से 110 ये लेवल तक हमें उसका ब्लड प्रेशर लाना है। और फिर आगे धीरे धीरे 24 to 48 आवर्स में फिर हमें उसका जो बीपी है वो नॉर्मलाइज करने का कोशिश करना है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है वहाँ पे हम ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कुछ दिनों में कम लाते हैं, लेकिन जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, उसका नाम ही इमरजेंसी है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमें पहले 25% से कम करना है 2 घंटे में, फिर 160 से 100 to 110 में ये लेवल पे हमें 6 घंटे में लाना है, और फिर बाकी जो है हमें नॉर्मलाइज करना है 24 to 48 आवर्स में। तो दोस्तों अभी ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है इसमें हम जो मेडिकेशंस यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का पेशेंट है तो हमें आईवी ड्रग्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम ओरल ड्रग्स पे ये जो पेशेंट है ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट है वहाँ पे हमें जो है आईवी ड्रग्स देने का ज़रूरत पड़ता है। तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में हम कौन से ओरल ड्रग्स दे सकते हैं? ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे कैप्टोप्रिल, निफेडिपिन, लेबेटेलॉल, क्लोनिडिन, प्राजोसिन, एमलोडिपिन। अब ये जो जितने भी ड्रग्स मैंने आपको यहाँ पे गिनाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके डोजेस क्या है और कितने टाइम में इनका एक्शन आता है। ये चार्ट में आप ये अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट हमारे पास आया तो हमारे पास इधर भी बहुत सारे ड्रग्स के ऑप्शन हैं। तो उसमें पहला जो ड्रग है वो है सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड। अब ये जो ड्रग है ये वेजोडायलेटर ड्रग है। यह आर्टरीज को भी डायलेट करता है और वेन्स को भी डायलेट करता है। लेकिन ये जो ड्रग है
ये बहुत रैपिडली जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर इसमें नीचे आ सकता है, तो इसमें हमें अच्छे से मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट हमारे पास आया तो आइडियली हमें पेशेंट को इंट्रा आर्टेरियल लाइन डाल के ही उसका बीपी मॉनिटर करना चाहिए। तो दोस्तों जनरली हम कोई भी कंडीशन में ये जो नाइट्रोफुसाइड है, सोडियम नाइट्रोफुसाइड, ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो वहाँ पे हमें ये ड्रग अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो ड्रग है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। तो दोस्तों ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये भी वेनोडायलेटर है, और ये ड्रग हम जनरली कार्डियक कंडीशन मतलब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ऐसी जो कंडीशंस है वहाँ पे हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो ड्रग है वो है लेबेटेलॉल। अब ये जो लेबेटेलॉल है ये अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर है, और ये जो ड्रग है ये कॉमनली यूज़ होता है PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, या फिर एओर्टिक डिसेक्शन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चौथा हमारे पास जो ड्रग है वो है इस्मोलॉल। ये जो है ये एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है, और ये भी हम एओर्टिक डिसेक्शन में यूज़ कर सकते हैं या फिर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा हमारे पास जो ड्रग है वो है निकार्डिपिन। ये जो ड्रग है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये ड्रग ज़्यादातर यूज़ होता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज ऐसी जो कंडीशन है उसमें हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो है इनालाप्रिलैट। ये जो ड्रग है ये ACE इनहिबिटर है, और ये जो ड्रग है ये हम कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर यहाँ पे हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी जो ड्रग है वो है फेंटोलामाइन। ये जो ड्रग है ये अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग है, और ये जो ड्रग है ये फियोक्रोमोसाइटोमा ऐसी जो कंडीशन है वहाँ पे ये जो ड्रग है हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के मैनेजमेंट का जो बेसिक फंडा है कि कभी भी जो ब्लड प्रेशर है वो रैपिडली नीचे नहीं लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक बहुत ही कॉमनली चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है कि सबलिंगुअल निफेडिपिन दिया जाता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर रैपिडली कम करने के लिए। तो ये जो प्रैक्टिस है ये अब आज से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस में कभी भी जो ब्लड प्रेशर है वो रैपिडली नीचे नहीं लाया जाता। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।